नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद बीजेपी घिरी हुई है। इसका अनावरण पीएम मोदी ने 8 महीने पहले किया था और 8 महीने में ही ये गिर गई। इसके बाद राजनीति तेज हो गई। महाराष्ट्र में चुनाव भी आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने आज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना पर सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव हैं। बता दें, शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए माफी की मांग की थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा ले रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दौरे की तस्वीरें पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई दुखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और उनके इतिहास पर हर किसी को गर्व है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि एक स्मारक बनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कहीं भी जाएं, उन्हें पकड़ा जाएगा। बता दें, 2 दिन पहले ही अजित ने जनता से प्रतिमा गिरने के लिए माफी भी मांगी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर एफआईआर में नामजद स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को कोल्हापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार कोल्हापुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल लगातार हो रही है। अजित पवार के एनसीपी लगातार निशाने पर है। अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कैबिनेट बैठकों के दौरान एनसीपी के मंत्रियों के साथ बैठने के बाद उल्टी करने वाला बयान दिया था, जिसके बाद एनडीए में विवाद शुरू हो गया। तानाजी सावंत के बयान पर अजित की पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने मांग की है कि शिवसेना नेता तानाजी सावंत को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। उमेश पाटिल ने कहा, या तो वो रहेंगे या एनसीपी रहेगी। अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो हमें महायुति मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं से मंत्रिमंडल छोड़ने का अनुरोध करता हूँ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा। उन्होंने फिर से बलात्कार के मामलों में 15 दिन की सुनवाई और उसके बाद सजा मिलने के लिए केंद्रीय कानून लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री से कोई जवाब नहीं मिला है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर मिला है जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल दर्शाता है। मुझे लगता है कि सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया। पंजाब में अकालियों की साख को शुक्रवार को जबरदस्त धक्का लगा। सिखों की सर्वोच्च पीठ अकाल तख्त ने शुक्रवार को श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर दिया। सुखबीर को 2007 से 17 के दौरान श्रोमणी अकाली दल सरकार की गलतियों के लिए ये सजा सुनाई गई है। इन लोगों को धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित किया गया है। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पंजाब के डिप्टी सीएम और एसएडी के अध्यक्ष रहते हुए सुखबीर सिंह बादल ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पंथ की छवि को गहरी चोट पहुंची है। इसने सिखों के हित को चोट पहुंचाई है। आदेश में कहा गया है कि जब तक सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर माफी नहीं मांगते, उन्हें तनखैया घोषित किया जाता है। तनखैया का मतलब धार्मिक गुनहगार या दोषी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद करना होता है। अगर किसी व्यक्ति को यह सजा सुनाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति ना तो किसी तख्त पर जा सकता है और ना ही किसी से अरदास करा सकता है। अगर कोई उसके लिए अरदास करे तो उसे भी दोषी माना जाता है। ये सजा उन लोगों को दी जाती है जो सिख अपने धार्मिक नियमों को ताक पर रखकर कोई फैसला देते हैं। तनखैया के दौरान मिलने वाली सजा का कड़ाई से पालन करना होता है। इस फैसले के आने के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सुखबीर सिंह बादल की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने लिखा कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मीरी पीरी के शीर्ष स्थान श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से जारी आदेश को दास सिर झुकाकर स्वीकार करता है। आदेश के हिसाब से मैं जल्द ही श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होऊंगा और माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा कि तख्त के हर निर्देश का पालन होगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि जाति जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए क्योंकि लोग जाति के बारे में बहुत नहीं सोचते। इस मुद्दे को कांग्रेस लपक रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद ऊंची जाति से आती हैं और पिछड़े समुदाय के लोग जिन हालात का सामना करते हैं उसका उन्हें अंदाजा नहीं है। सुनीत ने कहा कि आज फिर बीजेपी सांसद कंगना ने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करनी ही क्यों है, क्यों पता करनी है जाति।
मेरे आसपास जाति जैसा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मैडम आप ठहरी सवर्ण, अमीर, स्टार, सांसद, आप क्या जाने एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत। इसके बाद उन्होंने कंगना के इंटरव्यू के उस हिस्से का वीडियो भी ट्वीट किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की है, जिससे उनके अनुसार सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है। फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। इसका लेखन, निर्देशन और निर्माण कंगना ने किया है, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद हैं। कंगना की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ बीजेपी के नेता भी बोले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा और शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने भी फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। गुजराल ने कहा कि किसी भी पार्टी से जुड़े किसी भी फिल्म निर्माता के पास इतिहास को विकृत करने और एक बहादुर समुदाय जिसने हमेशा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको राष्ट्र विरोधी के रूप में चित्रित करने का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ये फिल्म निर्माता यानी कंगना रनौत लगातार सिख समुदाय और शांतिपूर्ण किसान विरोध में उनकी भूमिका पर हमला कर रही है, जिसमें 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और पीड़िता के परिजनों के बीच फोन कॉल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने से रेप और मर्डर मामले में विवाद बढ़ गया है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई रिकॉर्डिंग के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने केवल गलत जानकारी ही नहीं दी, बल्कि रवैया भी असंवेदनशील था। 3 ऑडियो क्लिप्स में पहला 71 सेकंड का, दूसरा 46 सेकंड और तीसरा 28 सेकंड का है। सोशल मीडिया के अलावा कई निजी समाचार चैनलों ने इन्हें चलाया भी। खुद को अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बताने वाली एक महिला की ओर से पीड़िता के पिता को कॉल किए गए थे। हालांकि हम इस क्लिप की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीजन डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इन ऑडियो क्लिप से ये सब साबित होता है कि हमने शुरू से ही कभी नहीं कहा कि मौत आत्महत्या से हुई। इस क्लिप से ये भी साबित होता है कि हमारी तरफ से कभी नहीं बोला गया कि ये आत्महत्या है। अब मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने अगले 6 महीने में राज्य में पूरी तरह से शांति बहाल करने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने पद छोड़ने से भी इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने ना तो कोई अपराध किया है और ना ही कोई घोटाला किया है। बता दें, कुछ दिन पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि सीएम बीरेंद्र सिंह की आवाज है। हालांकि पुष्टि नहीं हो सकी। उस क्लिप में कथित तौर पर सीएम मैती समुदाय का साथ देने की बात कर रहे थे, चुपके से बम फेंकने की बात कर रहे थे। हालांकि अगर ये उनकी आवाज थी तो उनका क्रूर चेहरा दिखाई दिया। पेरिस ओलंपिक में भारत के निशानेबाज अवनी लेखरा ने कमाल कर दिखाया है। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शुक्रवार को गोल्ड मेडल जीत लिया है। उनके अलावा भारत की मोना अग्रवाल ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अवनी की ये जीत ऐतिहासिक भी है क्योंकि उन्होंने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक्स में महज 19 साल की उम्र में भाग लेने पहुंची थी। वहां भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और नया पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम किया था। अवनी लेखरा अब लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शूटर बन गई हैं। इजराइल गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध को रोकने पर सहमत हुआ है। WHO ने कहा कि गजा में बच्चों को पोलियो के टीकाकरण के लिए इजराइल ने युद्ध विराम के लिए रजामंदी दे दी है। WHO के वरिष्ठ अधिकारी रिक पीपरकॉन ने कहा कि गजा पट्टी में चलाए जाने वाले इस टीकाकरण अभियान में 6,40,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के महासचिव अब्दुल मलिक अल हूती ने अब एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में घटनाक्रम और पश्चिमी तट तक इसका बढ़ना इस बात का ठोस सबूत है कि एक बार फिर ज़ायोनी दुश्मन का असली चेहरा, असली नेचर सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि कब्जे वाले क्षेत्रों और गजा पट्टी में पश्चिमी तट पर इजराइल का आक्रमण अमेरिका के समर्थन से फिलिस्तीन में एक नया दृश्य बनाने की वास्तविक प्रक्रिया को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इजराइल के अपराध को उनकी पूरी दृढ़ता और नरसंहार के साथ जारी रखना मानवता के लिए एक अपमान है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि यमन के फोर्सेस अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेंगे और उन्होंने इजराइल के शासन को बड़े सरप्राइज का इंतजार करने की चेतावनी भी दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। अब उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद भी किसी मुद्दे पर उनके विचार नहीं बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो अपनी कैबिनेट में विपक्षी पार्टी यानी रिपब्लिकन के नेता को भी मंत्री बनाएंगे, शामिल करेंगे। ऐसा करना अमेरिकी जनता के लिए अच्छा होगा
बता दें, ट्रंप ने हाल ही में कमला हैरिस की नस्लीय पहचान को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि कमला हमेशा से खुद को भारत से जुड़ा हुआ बताती थी, लेकिन अब वो अचानक से अश्वेत हो गई हैं, ब्लैक हो गई हैं। ऐसा वो वोट पाने के लिए कर रही हैं। कमला ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये वहीं घिसी पिटी पुरानी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।